ओके, तो यहां पे हम लेंगे कि एक करंट अंदर जा रहा है, दूसरा करंट बाहर निकल रहा है। क्लियर है? ऐसा ना? हाँ। अब देखिए, तो मैं इस तरह से लूप लूंगा कि जिसमें सिर्फ एक तो अंदर जाने वाला रहे या फिर बाहर जाने वाला करंट है। तो मैंने ये लूप लिया हुआ है, इसको बोलेंगे हम एम्पियरन लूप। एम्पियरन लूप क्या बताता है? एनक्लोज करना चाहिए करंट। अगर मैंने एम्पियरन लूप ऐसा टोटल लिया होता, तो इस लूप के अंदर एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, तो दोनों करंट मिला के कितना हो जाता है? जीरो। इसलिए हमें करंट जीरो मिलता था, मैग्नेटिक फील्ड भी हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई है, तो आई जीरो मिल गया तो बी भी क्या मिलेगा? जीरो। इसीलिए हमें ऐसा लूप सिलेक्ट करना है कि जिसमें सिर्फ हमें एक करंट मिले, एक तो अंदर जाने वाला या फिर बाहर आने वाला, कोई भी। तो ये अंदर जाने वाला है, तो सभी करंट इस लूप से क्या जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं, बराबर है? तो सभी का क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से एक डायग्राम में निकाल देता हूं, सपोज ये लूप है और यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है और यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, सपोज मान लेता हूं। अगर मैंने ये लूप ऐसा लिया, तो इस लूप के अंदर क्या दिख रहा है आपको? हेलो, सुनाई दे रहा है? ये लूप जो मैंने साइड में निकाला हुआ है, ये लूप है ना, ये वाला स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको? उसके अंदर देखो, एक डॉट भी है, क्रॉस भी आ रहा है, तो एक इस लूप के अंदर करंट अंदर भी जा रहा है और एक बाहर भी आ रहा है, बराबर है? तो नेट करंट कितना हो जाएगा इस लूप पे से? जीरो। लेकिन अगर मैं इस तरह से लूप लेता हूं, जैसे ये क्रॉस है और ये डॉट है, मैंने ऐसा लूप लिया है, अब इस लूप में से करंट कौन सा है? अंदर जाने वाला, बाहर जाने वाला, या दोनों? इस लूप में, सेकंड वाले में, इसमें तो दोनों है, इस लूप के अंदर दोनों है, अंदर भी है बाहर भी है। इस लूप के अंदर बताओ, ये वाला, ये अंदर जाने वाला है क्या? बाहर। तो सभी करंट क्या दिख रहे हैं उस लूप के अंदर? अरे बेटा, बाहर वाले। तो यहाँ पे जीरो आने के चांसेस है, क्योंकि सभी बाहर आ रहे हैं, तो सबका एडिशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जितना करंट अंदर जा रहा है उतने करंट क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। तो नेट करंट कितना होगा इस लूप में? हाँ, सबका ऐड हो जाएगा। तो मतलब हम ये लूप ले सकते हैं क्या, फाइंड आउट करने के लिए? तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लूप लिया हुआ है। समझ में आया अभी? तो यहाँ पे मैंने ये लूप लिया हुआ है, तो मैं इस लूप को नाम दे देता हूं एम्पियरन लूप। ठीक है, ए बी सी डी। अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी किसके वाला होगी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हम पकड़ लेते हैं, देख लीजिए। तो मैं मान लेता हूं हमारा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या हो जाएगा? क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई। ये बराबर है एम्पियर सर्कुलर लॉ। हाँ। तो यहाँ पे करंट कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें? हम मान लेते हैं देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स। लेट n be the number of टर्न्स। दूसरा होगा स्मॉल n, डिफाइन कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ हम डिफाइन कर लेते हैं पैरामीटर। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है? स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय यल। हम मान लेते हैं कि पूरे सोलोनेट की लेंथ कितनी है? यल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। क्लियर है? ओके। अब हम आगे जाते हैं थोड़ा। तो हमारा ये इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इक्वेशन क्या बनेगा?
लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो। तो एक लूप से आई करंट जाता है, तो यह नंबर ऑफ लूप से करंट कितना जाएगा? तो देखिए, एक लूप से आई जाता है, तो यन लूप से कितना जाएगा? यन आई। तो टोटल करंट कितना होगा हमारा? यन आई। बात समझ में? यन आई कहां से आया? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है? ये कौन सा करंट है हमारा? टोटल करंट। बात समझ में आई? ओके, तो ये हो गया। अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पे लूप्स कितने हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन इंटीग्रल बी डी एल। तो पहला कौन सा है हमारा? ए टू बी बी डी एल प्लस बी टू सी बी डी एल प्लस सी टू डी बी डी एल प्लस डी टू ए बी डी एल। हो गया? इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा और इसके अलावा, मतलब पूरा लूप कंप्लीट हो गया अभी हमारा। yes, हाँ, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल अलॉन्ग ए बी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी। क्लियर है? अब बताओ, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में एंगल कितना आता है? अलॉन्ग ए बी, ए बी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आता है? तो मैं यहाँ पे डॉट लिख लेता हूँ, हमारा कॉस था ना वहां पे, तो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो मैं डॉट लिख लेता हूँ। तो थीटा अलॉन्ग ए बी, थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर है। बीसी बताओ, बीसी। ये ऐसा है, बीसी ऐसा है और फील्ड ऐसी है, एंगल कितना बन रहा है? देखो, इस तरह से पकड़ लो इसको, लूप को। अलॉन्ग बीसी कैसा है? 90 डिग्री। तो अलॉन्ग बीसी कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90। डीसी कितना है? डीसी, डीसी कितना है? 90। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डीसी के अलावा। और ए बी डीए के अलावा, डीसी के अलग नहीं, डीसी के अलग 90 कहां से आ रहा है? डीए के अलग 90 आ रहा है हमारा। देखो, ये डीए है ना, डीए के अलग आ रहा है। तो अलॉन्ग डीए थीटा कितना आ रहा है? 90। अब डीसी कहां है बताओ? डीसी लाइन कहां है? सोलेनोइड के अंदर है कि सोलेनोइड के बाहर है? बाहर है। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो अलॉन्ग डीए की, अलॉन्ग सीडी कितना आएगा? एंगल का कोई जरूरत ही नहीं, वहां पे डायरेक्ट सीडी बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, बराबर है। ओके, तो मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूं, डॉट प्रोडक्ट है तो अलॉन्ग ए बी बी डी एल कॉस थीटा प्लस अलॉन्ग बी सी बी डी एल कॉस थीटा प्लस अलॉन्ग सी डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस अलॉन्ग डी ए बी डी एल कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल। मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल मतलब क्या होगा? ए लूप का पूरा क्लोज लूप का इंटीग्रेशन, इसके अलावा प्लस इसके अलावा प्लस इसके अलावा प्लस इसके सबका एडिशन। इंटीग्रेशन मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको 11th में कि इंटीग्रेशन मतलब सबका सम होता है। तो हमने इसके अलावा निकाला, इसके अलावा निकाला, इसके अलावा, इसके अलावा, तो सभी का एडिशन करते। अब ये कंडीशन हम इसमें डाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कितना हो जाएगा बताओ? थीटा कितना है? ए बी अलॉन्ग 0, कॉस 0 कितना होगा? 1 होगा। मतलब क्या होगा? पहला बी डी एल, बराबर है। ओके, दूसरा बीसी कॉस 90 0, तो प्लस 0। तीसरा तो 0 है क्योंकि बाहर है। सीडी, अब डीए कितना है? वो भी 0 हो जाएगा, 90 डिग्री कॉस 90।
तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, लेकिन कौन से, अलॉन्ग ए बी। अब मुझे बताओ, अलॉन्ग ए बी अगर हम जाते हैं तो टोटल, अलॉन्ग सी डी ना, सी डी कहाँ है, सोलनेट के बाहर है ना, तो सोलनेट के बाहर ऑलरेडी एंगल की कोई जरूरत ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली क्या होती है, तो ये बी जीरो हो जाएगा, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं डीएल कॉस थीटा की, बी जीरो हो गया तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ओके। हाँ तो ये हो गई इसकी वैल्यू, तो हम ये पहले इक्वेशन में डाल देते हैं इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, बी डी एल अलॉन्ग ए बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, बराबर है। अब इससे हमारे बी निकालनी है, अलॉन्ग ए बी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो एन आई, ठीक है। अब मुझे बताओ, लेंथ ऑफ ए बी अलॉन्ग ए बी, लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, देखो बराबर है कि नहीं है, अलॉन्ग ए बी लेंथ कितनी रहेगी, ऐसा जाएंगे ना आप सीधा, कहां तक जा सकते हो आप, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ये वाला पोर्शन, ये वाला इक्वेशन हमें यहां से यहां पे ले लेता हूं, क्या हो जाएगा, बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ए टू बी डीएल इज इक्वल टू एल, तो हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। अब मुझे बताओ ये कैपिटल एन बाई एल क्या था हमारा, हमने डिफाइन किया था इससे पहले, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बराबर है। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई, so this is the equation for magnetic field due to solenoid. Any doubt? Okay. कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। क्यों, बाकी क्यों लेफ्ट हो गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं।